हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 3 रीसेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये रीसेंट जजमेंट्स जनरली डील करती हैं विद द माइनॉरिटी स्टेटस एंड अलोंग विद दैट फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज की कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो झलक देखने को आपको मिलेगी, राइट। टू बिगिन विद फर्स्ट जजमेंट की जब हम बात करते हैं, दैट वाज रिगार्डिंग द minority status given to Aligarh Muslim University, right? So यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने after a long period of time, अगर आप देखेंगे चलेगा, background of the case when we discuss that, तो you'll understand that the decision was taken after a long time, right? The dispute arose nearly in 1960s and अब जाके 2024 में finally ये चीज़ decide की गई, right? तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली लेड डाउन अ क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो लीगल इश्यूज यहाँ पर क्या थे? सबसे पहली ये चीज़ थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो क्वालिफाई करती है अंडर आर्टिकल 30 टू बी स्टैब्लिश एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट। सेकेंडली कि एक और जजमेंट जो कि इसी के ही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पास की गई थी, दैट वाज द अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाली हमारी जो जजमेंट, जहाँ पे ये ले डाउन किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुड नॉट बी ग्रांटेड द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस शुड नॉट बी गिवन टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो दोनों ही आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है, दोनों के बेसिस पे ही यहाँ पे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सर्टन गाइडलाइंस, गेव डाउन सर्टन गाइडलाइंस एंड मेजरली बहुत चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई। तो बैकग्राउंड ऑफ द केस में देख लेते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, इस्टेब्लिश की गई थी 1877 में अलीगढ़ के अंदर ही, एंड इस्टेब्लिश किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है, इन 1920s ऑल्सो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय अ स्टैट्यूट, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था एंड AMU यूनिवर्सिटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया बाय अ स्टैट्यूट। तो ये स्टैट्यूट वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लेटर ऑन वो स्टैट्यूट वाला पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। देन 1950 में, क्योंकि अभी आज़ादी से पहले की बात है, राइट, तो 1950 में फर्दर वी सी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फुली एनैक्ट हो जाता है, तो आर्टिकल 30 सब पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अब इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का राइट मिलता है, माइनॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश के साथ साथ यहाँ पे एडमिनिस्टर करने का भी राइट मिलता है, ठीक है। सो उसी के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट तो हो गई, बट अब यहाँ पे मुद्दा एक ये भी उठता है कि आज़ादी से पहले जो भी लॉज पास हुए उनकी वैलिडिटी को भी यहाँ पर फिर चैलेंज किया जा सकता था, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं। तो 1950 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज लेड डाउन एंड दैट पावर यू कैन से और दैट राइट वाज गिवन बाय आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब 1967 में मेजरली इशू यहाँ पर क्रिएट होता है बाय द केस ऑफ, जब मैंने आपको बताया, अजीज बादशाह, जहाँ पे ये चीज़ को रूल डाउन किया गया या स्ट्रक डाउन किया गया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इट वाज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे इट वाज they agreed with the fact कि जो इंस्टीट्यूशन है इट वाज फाउंडेड बाय अ माइनॉरिटी। बट अगर हम अभी की बात करें इस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी, कि 1950 के बाद से भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, इट वाज नॉट डन बाय द माइनॉरिटी इटसेल्फ, ठीक है। तो वो आर्टिकल 30 के परव्यू में इन एनी केस यहाँ पर फॉल नहीं करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर फर्दर एक रूलिंग दी गई एंड उसके अकॉर्डिंगली एक चीज़ को ले डाउन किया गया इन द ईयर ऑफ 1981। जजमेंट दी गई कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इट इज़ नॉट अ माइनॉरिटी स्टेटस। तो एक सिमिलर तरीके का इशू उठ के आता है 1981 में, जहाँ पे अगेन ये चीज़ को ले डाउन किया गया, करेक्ट किया गया इस सिचुएशन को। अजीज बादशाह जो केस था, इसको अपहेल्ड किया गया, इसकी जजमेंट को अपहेल्ड किया गया बाय अ 7 जज बेंच एंड फाइनली क्या कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बट अगेन 1980s के टाइम पे वी नो कि एक टसल चल रही थी जुडिशरी के बीच में भी एंड देन हमारे लेजिस्लेचर के बीच में भी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज को लेकर भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगेन इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक 1981 की अमेंडमेंट को भी पास किया गया।
तो 1981 की अमेंडमेंट ने बेसिकली ये चीज़ को ले डाउन किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस को ही अपहेल्ड करती है। तो 1981 की अमेंडमेंट जो है, जो पार्लियामेंट ने पास की, अपहेल्ड किया गया माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड फाइनली जो है अजीज बादशाह वाली जो जजमेंट है उसको ओवररूल करते हुए। तो एक देख सकते हैं टसल चल रही है बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। तो फाइनली ये जो अमेंडमेंट है इसने सिग्निफिकेंटली क्या किया, डिफाइन किया यूनिवर्सिटी को, क्योंकि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट है उसको इसी अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, चेंज किया गया। एंड जब हम कोई भी केस को या कोई भी किसी भी तरह के एक्ट को पढ़ते हैं उसके अंदर आपको डेफिनेशंस मिल जाती हैं जनरली उसके सेक्शन 2 के अंदर। तो उसमें जो यूनिवर्सिटी वर्ड है AMU एक्ट ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट ने उस यूनिवर्सिटी वाली जितनी भी डेफिनेशंस थी उसको इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया कि यूनिवर्सिटी का मीनिंग क्या है, इस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द MAO कॉलेज, जो कि इनिशियली पहले नाम हमारा होता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसको अब हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ताकि फर्दर अब एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट्स दी जा सके टू द इंडियन मुस्लिम्स। सो लेटर ऑन फर्दर यही कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते हुए 2005 में इलाहाबाद कोर्ट ने एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्शियल यहाँ पे डिसीजन दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है एंड जो 50% यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है या जो पॉलिसी रखी गई है फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट्स इन द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम, इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है हाई कोर्ट का जो डिसीजन है फर्दर अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ले डाउन भी किया कि AMU दैट इज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इवन आफ्टर द 1981 अमेंडमेंट। तो ऑब्वियसली बात है मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था। तो 2019 में फर्दर क्या होता है, 3 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ना उनको डिक्लेयर किया, उन्होंने सुना ये सारी की सारी सिचुएशन को एंड फाइनली द हाई कोर्ट्स डिसीजन वाज अपहेल्ड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज ले डाउन की कि जो सेम चीज या सेम रूलिंग जो अजीज बादशाह वाले केस में ले डाउन की गई थी इट वाज करेक्ट एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं लेकर जा सकता अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली जो हमारा रहमनिया केस था जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1981 में ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से शुरू हुआ था, उस जजमेंट को भी उन्होंने कहा कि इट वाज नॉट डिसाइडेड करेक्टली, उसको भी क्वेश्चन किया गया एंड कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओवरऑल अगर आप देखें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं ले सकती। कॉन्सिक्वेंटली जो ये मैटर है ये रेफर कर दिया गया टू अ 7 जज बेंच। तो फाइनली अब 2024 में क्या होता है, बाय अ 4-3 मेजॉरिटी अजीज बादशाह जो केस है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। जी हाँ, तो इसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ ले डाउन की गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास इट विल बी ग्रांटेड अ माइनॉरिटी स्टेटस एंड इट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, स्टैब्लिश भी कर सकते हैं एक माइनॉरिटी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी, ठीक है। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 प्रोटेक्ट्स द इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950, ठीक है, कि अगर 1877 में इस्टेब्लिश होने के बाद भी अगर हम देखें 1920 में भी फर्दर स्टैट्यूट के तहत भी अगर इस्टेब्लिश किया जा रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशन सो इट विल बी इक्वली वैलिड अभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल। तो अभी के अकॉर्डिंगली यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ले डाउन की। तो अब डिसीजन जो है उसका रीज़न भी दिया गया। पहली चीज़ कि रेफरेंस इन द रहमनिया केस इज़ नॉट बैड इन लॉ, ठीक है, कि जो रहमनिया केस ये चीज़ बोल रहा था कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है ग्रांट कर दिया जाना चाहिए टू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज वेल, उस पर क्लैरिफिकेशन यही दी गई कि इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि वो रिटेन कर सकते हैं या इवन के जो अथॉरिटी है उनके पास कि वो रीअसाइन भी कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं एनी केस टू एनी बेंच, ठीक है। वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्ट्रेंथ जो है दैट इज द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर दे आर पार्ट ऑफ द बेंच रेफरिंग टू द इशू टू द लार्जर बेंच,
ठीक है, तो अब अगर छोटे बेंच से यहाँ पर नहीं मुद्दा संभल रहा तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ जजेस जो है इनको बढ़ा के यहाँ पे बेटर जो है डिस्कशन के बाद यहाँ पे डिसीजन लिया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट लॉस्ट मियरली बिकॉज एन इंस्टीट्यूट इज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। ठीक है, कि अब स्टैट्यूट के तहत अगर आपने, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक्ट है हमारे पास, अगर आपने वो भी इस्टेब्लिश कर दिया डज नॉट मीन कि वो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं ले सकता। ठीक है, सो इसीलिए इक्वली यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी देखी जाएगी चाहे वो इंडिपेंडेंस से पहले हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आर्टिकल 30 पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं, इट एक्सटेंड्स टू द इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस अडॉप्शन। अब क्राइटेरिया जो कि मेजर पोर्शन है यहाँ पर ले डाउन किया गया कि किस तरीके से आप यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ले डाउन कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी स्टेटस रखता है या नहीं रखता है। पहली चीज कि इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी स्टेटस जो है इट डज नॉट रिक्वायर इट टू एक्सक्लूसिवली सर्व द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ऑब्वियसली बात है कि अब कोई भी ऐसे स्कूल है कि कॉन्वेंट स्कूल्स की जब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल्स में ही जनरली एस्टैब्लिश्ड बाय जनरली माइनॉरिटीज ही रहता है ना, क्रिश्चियंस की ही बात यहाँ पर रेफर कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन स्टूडेंट्स तो नहीं आते। ठीक है, इट दे आर सर्विंग द सोसाइटी एज अ होल एंड माइनॉरिटीज जो है वो जनरली आगे आना चाहती हैं। यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली जो बेनिफिट है वो माइनॉरिटी का ही होना चाहिए एंड जो कोर्ट्स हैं उनको एग्जामिन करना चाहिए कि एक्चुअली में जो इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन है, उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे हुआ एंड सच एज हु इट सॉर्ट्स इट्स एस्टैब्लिशमेंट and the purpose for which it was founded and the steps taken to implement its creation। ये सारी चीज़ों को जब आप इंक्लूड करते हैं, जिनमें फैक्टर्स आते हैं फंडिंग के भी, लैंड एक्विजिशन के भी, कंस्ट्रक्शन के भी, सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व है तो वो माइनॉरिटी स्टेटस रखेगा। ये चीज़ को ले डाउन किया गया। देन अब एक क्राइटेरिया और ले डाउन किया गया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी का वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास है भी या नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि दैट इट इज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर ज्यादा फोकस करते हुए, नोट करते हुए यहाँ पे ये ले डाउन की गई सर्टन रिक्वायरमेंट्स जिसके बेसिस पे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, एंड इसका रीजन भी यही दिया गया कि वेरी पर्पस ऑफ आर्टिकल 30 पार्ट 1 was to grant a special additional right to the minority ताकि वो एडमिनिस्टर कर सके कि एक एस्टैब्लिशमेंट कर सके ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के, जिससे फर्दर भला हो माइनॉरिटीज़ का भी एंड आसपास जो भी उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं जो मेन स्ट्रीम का भी पार्ट हैं। एंड द मेजॉरिटी रूल्ड इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द माइनॉरिटी मेंबर्स कि वो मैनेज करें इंस्टीट्यूशन को, एंड स्टिल अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को मैनेज भी कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, एंड मेजरली जो टर्म्स नेशनल एंड माइनॉरिटी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देन सेकेंड केस की तरफ चलते हैं, दैट डील्स विद द हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 31C। ठीक है, कि अब वहाँ पे हमारा मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी के बेसिस पे कुछ चीज़ें हमारी आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ले डाउन की गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यही कॉन्फ्लिक्ट था कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो मिनर्वा मिल्स के बीच में के केस लॉ में अगर हम देखते हैं जो टसल चल रही थी, तो फाइनली अब उसके बेसिस पे एक और केस लॉ आता है कि विच वन शुड प्रिवेल। ठीक है, सो लीगल इश्यूज में यही था कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 31C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की गई है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, क्या वो जस्टिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। सेकंड कि वेदर जो प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है वो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, एंड अगर गिना जाता है तो उसकी एक्विजिशन जो है या रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो किस तरीके से की जाएगी एज पर जो सिचुएशन ले डाउन है इन द आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिक सा आइडिया यहाँ पे यही है कि आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन का
प्रॉपर आर्टिकल 31C एंड 39B पार्ट बी की जब हम बात करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। 31C जो है दैट इज सेविंग द लॉज ऑफ इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो मिनर्वा मिल्स वाले केस में जनरली यही चीज को ले डाउन किया गया था, क्योंकि टसल तो ऑनगोइंग थी, है ना। केशवानंदा भारती केस में फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि दे आर द टू व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट, दे गो हैंड इन हैंड। बट मिनर्वा जो हमारा मिल्स वाला केस था, इट वाज फाइनली डिसाइडेड कि DPSPs जो है दे हैव मोर पावर व्हेन इट कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो 31C में एक सर्टन चेंजेस वर मेड विच वर लेटर अबॉलिश बाय केशवानंदा भारती केस। ठीक है, तो फाइनली अब यही चीज़ों को ले डाउन करते हुए कि जो 31C हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो इन कॉन्फ्लिक्ट है विद द आर्टिकल 19 एंड 14, यही चीज़ को आगे कॉन्फ्लिक्ट को ये रिवाइव करता हुआ नजर आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अगेन यहाँ पर इन्वोक भी किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 39 की जब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के तहत, यहाँ पर बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाएगा एंड उसी के बेसिस पे डिसीजन दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो दिया गया था, मटेरियल हमारा जो माइनॉरिटी स्टेटस के बेसिस पे भी या इन एनी केस कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी जो है वो एक्वायर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे होंगे। सो बेसिकली अब आर्टिकल 39 हमारा डील कर रहा है विद द DPSPs एंड DPSPs को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आर्टिकल 31C। वो सेव करता है DPSPs को ओवर द फंडामेंटल राइट्स। सो बेसिकली अब यहाँ पर टसल अगेन चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, जो कि अब पिक्चर में आते हैं। तो केस की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, इट इज महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, रिकंस्ट्रक्शन की जानी थी ओल्ड डेंजरस बिल्डिंग्स की एंड इम्प्रूव करना था स्लम एरियाज को। सो अब उन्होंने सब्सिक्वेंटली क्या किया, उन्होंने सहारा लिया ऑफ आर्टिकल 39 एज वेल एज ऑफ आर्टिकल 31C। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चैप्टर को ऐड कर दिया। ठीक है, एक्ट पास किया 1986 के अंदर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने अमेंड किया ये जो हमारा महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट को, उसमें ऐड कर दिया एक चैप्टर 8A, जिसके अकॉर्डिंगली एक्विजिशन एंड रीडेवलपमेंट होनी थी प्रॉपर्टीज की, जो कि वहां पे ऑलरेडी रहने वाले रेजिडेंट्स थे, उन्हीं के बिल्डिंग्स को एक्वायर करके उसको वापस से आप कह सकते हो रेनोवेट करने के बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ये अथॉरिटी थी। तो सेक्शन 1A के तहत ऐड कर दिया गया था कि अब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है बेसिकली थ्रू दिस महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट ये इफेक्ट दे रही है टू अ स्टेट पॉलिसी जो कि स्पेसिफाई की गई है इन क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे वो मटेरियल रिसोर्सेज की बात की जा रही थी। ठीक है, कि अब उसके बेसिस पे उसको हम ध्यान में रखते हुए हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक्वायर करेंगे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उसको रेनोवेट करने के बाद उसी को जनता को देना है। ठीक है, अब साथ में ही उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 39B के तहत उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो इंश्योर करेगी कि जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी को, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए टू द पीपल टू सर्व द कॉमन गुड। बट यहाँ पे बात यही आती है कि जो लैंड एक्वायर की गई थी इट वाज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ऑफ चैप्टर 8A उसको चैलेंज किया गया था इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। सो फाइनली 1991 में हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया, ठीक है, हेल्ड किया कि जो चैप्टर 8A है उसको सेव कर रहा है आर्टिकल 31C। उसकी बैकिंग जो है DPSPs की बैकिंग तो आर्टिकल 31C से हो रही है, क्योंकि अब बोला जा रहा है कि DPSPs को जब आप फॉलो करेंगे, जो कि अब बेसिक गाइडलाइंस है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट को बेसिक गाइडलाइंस दी जा रही है, तो वहां पे हम आर्टिकल 31C के तहत बच रहे हैं। ठीक है, अब तो आर्टिकल 31C की बैकिंग उसको है ही है। ठीक है, तो इसी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को कहा कि जो अमेंडमेंट यहाँ पे की गई है इन दी एक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप काम कर रहे हैं इट इज ओके, हमारी तरफ से सही है। ठीक है, अब आर्टिकल 31C ये कह रहा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 39B एंड C कैनॉट बी स्ट्रक डाउन फॉर वायलेटिंग द आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, 14 है हमारी राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो ये अब पिक्चर में क्यों आते हैं, क्योंकि किसी के घर को जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा है उसको आप एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डेवलप करके अब वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या है वो किसी को नहीं पता है, तो गवर्नमेंट कैन ऑटोमेटिकली मेक अमेंडमेंट्स टू द एक्ट। तो यहाँ पे अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ रहा था।
तो इस वजह से अब जो अपील है वो हाई कोर्ट से वापस सुप्रीम कोर्ट की तरफ यहाँ पर जाते हुए नजर आ रही है कि अपीलेंट्स ने अपील किया टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1996 एंड एक जो बेंच है उसका साइज अगेन बढ़ा दिया गया क्योंकि इट वाज फाउंड कि जो इंटरप्रिटेशन है वो आर्टिकल 31C की डिस्प्यूटेड है, ठीक है, कि वेदर इट ओवरराइड्स द पावर्स ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19 या फिर जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो ही गलत तरीके से हो रही है, ठीक है। अब 2001 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि 5 जजेस का होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली रेफर किया गया ये केस 7 जज बेंच को, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया जो आर्टिकल 31C की इंटरप्रिटेशन है वो गलत है एंड इसी तरीके की गलत इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी एक केस में उन्होंने कर दी थी, दैट वाज द संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस भारत कोकिंग कोल, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में यही चीज को ले डाउन किया गया था कि द थिंग विच वाज साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन विद द महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब अगर हम बात कर रहे हैं, इट वाज करेक्ट कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो, गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है एंड उसकी वापस से रीडेवलपमेंट करके वापस लोगों को दे सकती है। बट अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पर उठ के आता है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड होगी क्या, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यही आता है कि वेदर एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस और नॉट, ठीक है। अब मटेरियल रिसोर्सेज की तो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल रिसोर्सेज में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर आप कंसिडर करते हैं तो फिर आपका वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला भी डिस्प्यूट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट किसी भी टाइम एक्वायर कर सकती है। तो अगेन वो डिस्प्यूट जो है इस तरीके से इंटरप्रिटेशन जो है आर्टिकल 31C की उसको जो है आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्टिंग लेकर चलता है, तो लार्जर बेंच को ये डिसीजन फर्दर ले डाउन कर दिया गया या उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, ठीक है। देन 19 फरवरी 2002 को 7 जज बेंच ने रेफर किया इस केस को अब फर्दर 9 जज बेंच को एंड ऑब्जर्व किया एक ब्रॉडर व्यू को लिया जाना चाहिए बाय द 9 जज बेंच, क्योंकि सेम ही तरीके की जो जजमेंट है वो ले डाउन की गई थी, दैट वाज मफ्तालाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे ये चीज को भी ले डाउन किया गया था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो उनकी लिस्ट दे दी गई थी या उनकी इंटरप्रिटेशन या उनका टेस्ट दे दिया गया था, ले डाउन किया गया था कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अब मानी जाएंगी एज द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड कौन सी नहीं मानी जाएंगी। तो कोई भी रैंडम प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर ताकि ये थ्रेट या क्वेश्चन मार्क ना लग सके, तो the Supreme Court gave a very clear cut decision regarding this in the final verdict जो अभी पास की गई है, ठीक है। 9 जजेस का बेंच बैठा था एंड मेजॉरिटी ने यही चीज ले डाउन की that not all private property constitute material resources of the community and as per article 39B and C कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप रैंडमली एक्वायर नहीं कर सकते बाय सेइंग कि ये स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर जो बाय द पावर गिवन बाय आर्टिकल 39B एंड C वो एक्वायर की जा सके एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट। एंड अगेन संजीव कोक वाला जो केस है उसको भी स्ट्रक डाउन करते हुए कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऑल्सो कम अंडर द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड ये चीज संजीव कोक जो वाला केस है उसमें ले डाउन की गई थी कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज। बट इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, ले डाउन किया। रीजंस भी दिए गए। पहली चीज इनवैलिडेशन ऑफ अमेंडमेंट रिवाइव्स द अनअमेंडेड टेक्स्ट, यानी कि जो आर्टिकल 31C में बेसिकली जो चीज़ों को स्ट्रक डाउन किया गया था, ठीक है, उनको अगर वापस से अपहेल्ड कर दिया जाता है या आप कह सकते हो कि उनको स्ट्रक डाउन करने के बाद जो ओरिजिनल टेक्स्ट एग्जिस्ट करता था अमेंडमेंट से पहले वो ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाता है। इन केस अगर आप सपोज कीजिए कि आप ए लॉ को पास कर रहे हैं एंड उसमें एडिशन कर रहे हैं बी की, ठीक है, अब बी वाला पोर्शन जो है लेटर ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, बट ऑटोमेटिकली जो ए वाला पोर्शन है वो तो बी के साथ क्लब होके काम कर रहा था पहले, बट बी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ऑटोमेटिकली ए की जो ओरिजिनलिटी है दैट मस्ट परसिस्ट एंड दिस मीन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बेसिस पे कि जितना पोर्शन
ग्रहण लगता है, ठीक है, जितना पोर्शन अब आप कह सकते हो कि एक्लिप्स के चपेट में आ रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा रहा है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट ऑटोमेटिकली कम्स टू पावर, ठीक है। कि अमेंडमेंट हो रही है या नहीं हो रही है उसका मैटर तो बहुत बाद का आता है, कि अगर अब आप इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से कर रहे हैं दैट इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 31C का दैट मस्ट परसिस्ट, ठीक है। सेकेंडली कि नॉट ऑल प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, के मेजर जो जजमेंट यहाँ पे जजेस ने यही की कि अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को आप ध्यान में यहाँ पे रखते हुए, क्योंकि हमारे DPSPs में 39 जो हमारा आर्टिकल है उसमें डायरेक्टली ये चीज़ को ले डाउन किया गया है कि मैं अब जो हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है इसको आप डायरेक्टली ले डाउन नहीं कर सकते जस्ट ऑन द बेसिस कि मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं वो तो है तो सबके सरकार की ही, ठीक है। दैट इज कि इकोनॉमिकली भी जो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का असेंस कहता है कि जो आपको इकोनॉमिकली वाइबल लगता है, जो कि आसपास के लोगों को परेशान ना करे, वो चीज़ को आप करें। लेटर ऑन टाइम पे जैसे जैसे नीड बदलती जा रही है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी यू कैन से यूज लाइक दिस के आसपास के लोगों का क्या मत है, उसके बेसिस पे इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है उसके बेसिस पे आप डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हैं। दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट प्रिस्क्राइब अ सिंगल इकोनॉमिकल मॉडल, कि सरकार के बेसिस पे या सरकार जो है उसी फैक्टर को यहाँ पर आर्टिकल 39 को यूज करके ये चीज़ नहीं बोल सकते है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक सिंगल मॉडल को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये नहीं चीज़ कही है कि आप सिंगल मॉडल को ही अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। आपको जैसे जैसे मल्टीपल सिचुएशंस आती हैं अकॉर्डिंगली प्लान करना है। इन केस आपको पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसीज के लिए आप पहले एक्ट लेके आइए, प्रॉपर तरीके से एक्विजिशन कीजिए, उसके बाद उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, ठीक है। तो तभी वो इकोनॉमिक जस्टिस का पाथ होगा। एंड मेजॉरिटी ने ले डाउन किए प्रिंसिपल्स जो डिटर्मिन करेंगे कि जो प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं वो एक्चुअली में आर्टिकल 39B के परव्यू में फॉल करते भी हैं या नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो, पहली कि नेचर ऑफ द रिसोर्स एंड इट्स इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसका सोर्स रिसोर्स क्या है, ठीक है। कि वेदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वो लिमिटेड है, ठीक है, कि लिमिटेड है और हमें उसे एक्वायर ही करना पड़ेगा। अब जैसे कोई भी माइंस होती हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि उसमें कुछ लिमिटेड सा ऐसा कंटेंट मिला है कि वो प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मिनरल मिला है फॉर एग्जांपल, कि वो मिनरल अगर लिमिटेड ही क्वांटिटी में इंडिया में अवेलेबल है तो गवर्नमेंट उसको कर सकती है मटेरियल रिसोर्सेज के तहत, बट कॉम्पनसेशन भी उस प्राइवेट ओनर को दी जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखेंगे, किसी भी क्या हो सकता है वो मिनरल बहुत ज़्यादा रेयर हो, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेटर हो, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ कि इम्पैक्ट ऑफ द रिसोर्स ऑन द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी। अब जैसे इस केस में ऐसी चीज़ ले डाउन की गई थी कि आप स्लम एरिया को डेवलप तो कर रहे हैं बट उनका आप जो ज़मीन है उनकी आप प्रॉपर उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं या नहीं है, उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी भी है या नहीं है, उस चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, तो ये डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा कम्युनिटी के अंदर। तो इस तरीके से आपको कम्युनिटी का भी ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्स, जैसे मैंने मिनरल वाला एग्जाम्पल दिया कि अगर वो स्कैर्स है ना, कम है मात्रा में पाया जा रहा, तो अगर वो स्कार्स है एंड कम्युनिटी के वेलबींग के लिए यूज किया जा सकता है तो आप उसको कर सकते हैं मटेरियल रिसोर्स कंसिडर एंड उस एरिया को आप डेवलप भी कर सकते हैं। चौथी चीज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच अ रिसोर्स बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट ओनर्स, के अगर वो प्राइवेट ओनर्स के हाथ में रहती है वो जमीन या वो मटेरियल रिसोर्स वो कोई भी हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। मे बी अगर जो प्राइवेट ओनर्स है दे आर डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, तो आप सरकार जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, एक सिंगल इकोनॉमिक मॉडल को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन नहीं कर रहा है। तो प्राइवेट ओनर्स जो हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं फिर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आप वो प्राइवेट ओनर्स उसी चीज़ को, उसी आप कह सकते हो स्कार्स रिसोर्स को, मटेरियल रिसोर्स को अगर मिसयूज करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस अगर आपको आइडिया लग रहा है तो आप उस मटेरियल रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। देन थर्ड जो यहाँ पर केस की बात करेंगे दैट इज रे वाला केस, सेक्शन ए ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सो बेसिकली ये रे वर्ड जो है दैट इज फॉर रिकंसिडरेशन। जैसे हम रे बेरूबारी केस पढ़ते हैं सेम तरीके से सिटीजनशिप एक्ट में जो सेक्शन 6A है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पर चैलेंज किया गया था अगेन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी के ऊपर जजमेंट भी दी है। सब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज अगेंस्ट सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955।
तो इसमें लीगल इशू क्या है? सबसे पहले लीगल इशू एक ही था, इकलौता था, दैट इज कि सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 क्या वो वायलेट करता है आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप दी गई है। सेकेंड, आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी, then article 29 protection of minority interest, and article 326 right to vote, 355 duty of the union government or you can say the central government to protect the states when the you can say external aggression से जब आपको थ्रेट मिल रही हो, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीजें यहाँ पर ले डाउन की गई, ठीक है। तो ये हमारा लीगल इशू था कि जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट में आपने डाला है, जहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया है असम के लिए ही, जिसके तहत अब क्या असम डिस्कॉर्ड को आपको वैलिडेट करना था, असम अकॉर्ड को सॉरी आपको वैलिडेट करना था, वो उसी के बेसिस पे आपने स्पेशल पास असम को दी थी। क्या वो चीज़ अब अगेन वायलेट कर रही है क्या ये असम के ही लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वेरियस राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 11, 14, then 29, then 326 and 355 of the Constitution of India। तो बेसिकली अब थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द केस देख लेते हैं। पहली चीज कि अब पहले हमें पता है कि बांग्लादेश जो है उसको हम क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, राइट, एंड अभी वाला पाकिस्तान वाज वेस्ट पाकिस्तान। बट अब अगेन बांग्लादेश बना क्योंकि इंडिया की लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ एट द ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न फ्रंट। तो फाइनली 1971 में बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया जाता है, लिबरेट हो जाता है फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एक नई कंट्री बनती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, बॉर्डरिंग एरियाज में मेजरली जब हम असम की बात करते हैं या आप कह सकते हो इवन वेस्ट बंगाल, जहाँ से बांग्लादेश से जो लोग हैं वो आते हैं, इन्फ्लक्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द अदर कंट्री वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो असम के लोगों को ये बहुत ज़्यादा चिंता थी कि हमारा जो स्पेसिफिक आप कह सकते हो कल्चरल हेरिटेज है इट विल बी डिसरप्टेड, हमारे जो राइट्स हैं वो भी डिसरप्ट हुए हैं एंड यूनियन गवर्नमेंट शुड टेक अ लुक ओवर दिस। एंड बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए थे कि ऐसे ही रैंडमली लोग जो है वो उस टाइम पे बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। एंड इसी वजह से फाइनली क्या होता है, ये इन्फ्लक्स को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट जो है दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने असम अकॉर्ड 15 अगस्त 1985 को साइन किया। एंड किसके बीच में, ये यूनियन गवर्नमेंट एंड द प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स, उनके बीच में ये एक कुछ सर्टन चीज़ें जो है वो साइन की गई जिसको हम असम अकॉर्ड्स बोलते हैं, जिसके तहत अगेन कुछ मेजर चीज़ों को ले डाउन किया गया था रिगार्डिंग द सिटीजनशिप की जो डेट्स थी, ठीक है। तो उनको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब जो ये डिस्प्यूट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उसको रिजॉल्व किया। एंड इसके तहत अब क्या हो रहा था, लेजिस्लेटिव इफेक्ट जो था असम अकॉर्ड का वो पार्लियामेंट ने सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके इनकलकेट कर दिया, ठीक है। स्पेशल स्टेटस दे दिया गया टू असम एंड असम अकॉर्ड के बेसिस पे यहाँ पे चीज़ों को ले डाउन किया गया। अब सेक्शन 6A क्या कहता है कि जो इमिग्रेंट्स हैं इंडियन ओरिजिन के जो कि असम में एंटर हुए हैं, ठीक है, 1 जनवरी 1966 से पहले उनको हम पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ही मानेंगे और उनको सिटीजनशिप्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। एक चीज तो ये ले डाउन की गई। दूसरी चीज थी कि जो अब 1 जनवरी 1966 एंड 24 मार्च 1971 से पहले अगर इंडिया में आ जाते हैं उनको भी हम सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे, बट कुछ कंडीशंस को यहाँ पर ले डाउन किया गया। पहली चीज कि उनकी डिटेक्शन की जानी चाहिए एज अ फॉरेनर बाय अ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ ले डाउन की गई कि 1966 में 1 जनवरी से पहले जो भी अब इंडिया में एंटर होंगे उनको ऑटोमेटिकली हम इंडियन ओरिजिन का मानकर सिटीजनशिप दे देंगे। दूसरी चीज़ ये ले डाउन की गई कि 1966 से लेकर आप कह सकते हो कि 24 मार्च 1971 से पहले जब बांग्लादेश बना था उससे पहले बांग्लादेश की जो लिबरेशन अनाउंस होने से पहले इस ड्यूरेशन के बीच में जो भी लोग अब ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनको अब सर्टन हम इंडियन सिटीजनशिप तो दे देंगे, बट देर आर सर्टन स्टेप्स दैट यू नीड टू मीट, सर्टन क्राइटेरियाज दैट यू नीड टू मीट। फर्स्ट ऑफ देम वाज
कि उनको पहली चीज तो आइडेंटिफाई किया जा सके फॉरेनर बाय अ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। तो एक फॉरेनर ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश किया जाए जिसके तहत डिटेक्ट किया जाए कि ये व्यक्ति 1966 में 1 जनवरी के बाद से लेकर 24 मार्च 1971 से पहले यहाँ पे इंडिया में आया है, कि या तो अगर वो फॉरेनर है तो अब वो फॉरेनर्स जो ट्राइब्यूनल है वो उसको या तो यहाँ पर घोषित करे कि वो फॉरेनर है। दूसरी चीज कि दे आर कंटिन्यूइंग टू बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ असम सिंस एंटरिंग असम। दूसरी चीज आपको ये प्रूव करनी है कि असम एंटर होने के बाद भी आप ऑर्डिनरीली असम में ही रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब से आप वहां से आए हैं ईस्ट पाकिस्तान से, तब से आप असम में ही रहते हैं, एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ असम ही रहते हैं। तीसरी चीज कि डिलीशन की जा सके ऑफ द नेम्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स फॉर 10 ईयर्स। कि 1971 24 मार्च से पहले अगर आप आते हैं, पहली 2 क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हैं, बट फिर भी 10 साल तक आपको वोट करने का राइट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसके बाद ही आपको 10 साल के पीरियड के बाद सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। तो ये सेक्शन 6A ऑफ द यू कैन से एक्ट was inserted by the parliament after the Assam Accord, ठीक है। अब सिटीजनशिप एक्ट के तहत सेक्शन 6A ये चीज ले डाउन करता है। तो फेयर इनफ सिचुएशन को यहाँ पर क्रिएट किया गया। तो अब बहुत सारी पिटिशंस जो है ना इस सेक्शन 6A के अगेंस्ट फाइल की गई, जहाँ पे चैलेंज किया जा रहा था कि जो 6A हमारा जो सेक्शन है सिटीजनशिप एक्ट का, वो पार्लियामेंट कैसे इंसर्ट कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट वाज नॉट एम्पावर्ड टू एनैक्ट सच अ लॉ अंडर आर्टिकल 6, 7 and 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिटीजनशिप को लेकर भी ये चीज को ले डाउन किया गया, क्योंकि यहाँ पर सिटीजनशिप की बात हो रही है 6, 7 and 11 के बीच में भी, कि पार्लियामेंट को ही अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। Section 6A violated the right to equality and rights of minorities under Article 14 and 29, and जो ड्यूटी है of the Union to protect the state of Assam from external aggression under Article 355 of the Constitution of इंडिया। तो बेसिकली अब असम के लोगों ने बोला कि पार्लियामेंट ने किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया, क्योंकि पार्लियामेंट वाज नॉट ऑथराइज्ड टू डू सो, क्योंकि अब आर्टिकल 6, 7 जो है हमारे, वो पाकिस्तान से हमारी सिटीजनशिप की यहाँ पे बात करते हैं कि जब वो डेट्स ऑलरेडी ले डाउन की गई थी तो उसके बाद आपने उसको चेंज क्यों किया, पार्लियामेंट ने किस अथॉरिटी से यहाँ पे उस चीज़ को चेंज किया, ठीक है। एंड आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे डायरेक्टली हमारी सिटीजनशिप की बात की गई है, तो वहाँ पे सेक्शन 6A को अलग से लाने की जरूरत क्या थी, बल्कि आप जो है वो डेट्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1945 जब इंडिया 1947 सॉरी जब इंडिया को मिलती है, ठीक है, जब ऑलरेडी वहाँ पे डेट्स को डेडलाइंस को मीट कर लिया गया था, तो अब उस चीज़ को दोबारा से क्यों अलाउ किया गया कि कोई भी इंसान, चाहे वो बांग्लादेशी बन गया है अब कंट्री, बट वो ईस्ट पाकिस्तान से भी अगर फ्लड होके आया है, बट वो पाकिस्तान वाला एरिया तो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास कोई उसके हिसाब से यहाँ पे पावर नहीं थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से ही वो डेडलाइंस को यहाँ पर ले डाउन किया था, ठीक है। अब 17 दिसंबर 2014 को डिविजनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि 2 जजेस का बेंच है, उन्होंने नोट किया ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को, एंड इस केस को रेफर कर दिया 5 जज बेंच को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही अगेन बोलते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है 5 जजेस का बेंच है, उन्होंने क्या चीज़ ले डाउन की, मेजोरिटी ऑफ 4-1 के तहत अपहोल्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A। अब उन्होंने ये कहा कि रिस्पॉन्स जो अगर हम दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 6A, इट वाज नॉट बीइंग एडिक्वेटली एनफोर्स्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑलरेडी आपका असम अकॉर्ड में यहाँ पर जो चीज़ डिसाइड कर दी गई थी, उसी के बेसिस पे सेक्शन को लाया गया, सेक्शन 6A को लाया गया, ठीक है। अब उसी चीज़ को आप खुद से ही चैलेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन की है, यानी कि लोग ऑप्रेस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अथॉरिटीज़ यहाँ पे सही से काम नहीं कर रही हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इशू की डायरेक्शंस जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाए। पहली डायरेक्शन की कि जो सर्बनंदा सनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसी को फॉलो करते हुए ये चीज़ को ले डाउन कीजिए कि जो भी इलीगल माइग्रेंट है अपार्ट फ्रॉम द डेडलाइन, ठीक है, वो मार्च 1971 वाली जो डेडलाइन है उसके बाद कोई भी आता है, इलीगली आता है, तो आप उसको इलीगल माइग्रेंट लेकर उसको डिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा कि जो प्रोविजन है फॉर द इमिग्रेंट्स
जिसके तहत अब एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1951 उसको इंटीग्रेट कर दिया जाना चाहिए विद सेक्शन 6A, ताकि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि एक्चुअली में इमिग्रेंट कौन है और कौन इलीगली आया है। एक तो कोई इलीगली आया हो सकता है, एक कोई इमिग्रेंट हो सकता है। तो अब व्हाई नॉट क्लब अ सेंट्रल एक्ट एज वेल एज, आप कह सकते हो सेंट्रल प्रोविजन एज वेल एज एन एक्ट जो कि स्टेट का है, एंड उसके बेसिस पे साइमल्टेनियसली काम करके आप इलीगल इमिग्रेंट को भी देख सकते हैं, आप इमिग्रेंट को भी फर्दर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉरेनर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को आपस में मिलाकर हैंड इन हैंड क्यों नहीं आप अप्लाई कर रहे, तो सरकार की ये कमी निकाली गई। एंड जो करंट फ्रेमवर्क है, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, या जो ट्राइब्यूनल को ले डाउन किया गया था इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो इनएडिक्वेट है। एंड उसका जो प्रोसेस है, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, उसको इन्हांस किया जाना चाहिए एंड इट शुड बी एनफोर्स्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विद अ लेजिस्लेटिव इंटेंट, दैट इज विद अ लॉ मेकिंग इंटेंट ऑफ सेक्शन 6A। यानी कि जो सेक्शन 6A असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली प्लान किया गया था, उसी के सेंस को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट को यहाँ पे एक और लेजिस्लेशन को जो है लेजिस्लेशन के अटेम्प्ट में या लॉ मेकिंग के अटेम्प्ट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी बेटर कर देना चाहिए, एंड दैट टू इन अ टाइम बाउंड मैनर, कि टाइम बाउंड तरीके से आप उस चीज़ को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कि अब 1971 से लेकर भी 2024 तक भी अगर ये इशू परसिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है एंड मेजर प्रॉब्लम है। देन रीजन क्या किया दिया गया डिसीजन के लिए कि जो सेक्शन 6A है वो कंफर्म करता है विद पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि बेसिकली यही चीज को ले डाउन किया गया ना कि आर्टिकल 6 और 7 के तहत कि पाकिस्तान के साथ वो चीज नहीं होनी चाहिए। बट एक्चुअली में यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये रीजन दिया कि आर्टिकल 6 एंड 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल्स को यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, जो कि ऑलरेडी सफर करके ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं, एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर देम टू मीट। उसके बाद ही 10 साल के बाद ही उनको सिटीजनशिप ग्रांट की जानी चाहिए। कि इंडिया बीइंग अ पीस लविंग कंट्री, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि बेसिकली कि हम तो ऑब्वियसली बात है असाइलम तो ग्रांट करने के बाद हम उनका कुछ टेस्ट भी तो ले रहे हैं, ठीक है ना, कि वो ऑलरेडी वहां से ऑपरेस होकर रहे हैं। एंड विच सीक टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्होंने सफर किया है फ्रॉम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज इन द नेबरिंग कंट्रीज। कि इन केस जो प्रोविजंस है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सिर्फ यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि किन किन लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट की जानी चाहिए एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि सिर्फ जब कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आता है इंडिया का, वो उसी टाइम की यहाँ पे सिटीजनशिप की हमें डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास रिजाइड करती है कि उसी के बेसिस पे डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट अकॉर्डिंगली लेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यहाँ पर ले डाउन की गई सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के कमेंसमेंट के बाद जितने भी सिटीजनशिप के बेसिक यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अमेंडमेंट्स हैं, वो पार्लियामेंट कर सकता है। दूसरी चीज कि सेक्शन 6A डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो कैसे आपकी यहाँ पर जो है वो बैनिश हो गई, ठीक है। आप कह रहे हो कि हमें नहीं दिया जा रहा, ठीक है। वो के सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 6A वो वायलेट थोड़ी करता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सिर्फ अलाउ कर रहा है कि जो आपका सरकार है वो क्लासिफाई करे इंडिविजुअल को डिफरेंट ग्रुप्स में, कि अगर वो 1966 से पहले इंडिया में आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली सिटीजन है, अगर नहीं आए हैं 1966 से लेकर 71 के बीच में आए हैं तो उनको सर्टन जो है वो गाइडलाइंस के बेसिस पे अगर उनको राइट टू वोट ही नहीं दिया जा रहा है तो फिर एक्चुअली में अगर आप देखें तो आपका राइट कैसे वायलेट हो रहा है। आप तो फिर भी वायलेट नहीं हो रहा आपका राइट, है ना। कि अब आर्टिकल 14 जो है वो बेसिकली यहाँ पर दो असेंस की बात करता है, ठीक है। एक राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू इक्विटी, ठीक है। इक्वालिटी के बेसिस पे तो आप सभी को इक्वल बेसिक राइट्स देंगे, ठीक है। वो तो हमें देने ही देने पड़ेंगे ना। वो तो आप फॉरेनर्स को भी राइट टू इक्वालिटी तो देंगे ही, ठीक है, चाहे वो इलीगली ही क्यों ना आया हो। हमें क्या पता वो इलीगली आया भी है, तो इक्वालिटी का राइट तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं या इक्विटी की बात करते हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वहां पे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो है वो क्रिएट करना जरूरी है। तो ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो है वहीं पे आप मार खा रहे हैं, ठीक है। कैसे? अब हम बेसिकली
जब राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं वहाँ पे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इसी बेसिस पे आता है ना कि आप इक्विटी किस बेसिस पे कर रहे हैं। एक चीज़ तो इक्वालिटी है, इक्विटी किस बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि अगर एक टीचर है और दूसरा ही टीचर दूसरे स्कूल में है, आप उन दोनों की सैलरीज को इक्विटेबल कीजिए, ठीक है। बट हो सकता है कि जो टीचर ए है वो एक स्पेशलाइजेशन लेकर बैठा हो एंड टीचर बी के पास वो स्पेशलाइजेशन ना हो, तो आप वो इक्विटी या इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंगली एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए कि पर्पस क्या है आपका, कि आप उन इंडिविजुअल्स को क्लासिफाई करें। पर्पस ही यही है ना हमारा कि हम बाहर से आए इमिग्रेंट्स को या इलीगली आए इमिग्रेंट्स को या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो वहां से यहाँ भाग कर आए हैं, उनको आप क्लासिफाई ही तो इसीलिए कर रहे हैं कि आपका राइट वायलेट ना हो और साथ में उनको भी उनका हक अगर बनता है दिया जाए, वरना उनको वापस भेज दिया जाए। तो आपका आर्टिकल 14 यहाँ पर कैसे वायलेट होगा। देन तीसरी चीज कि सेक्शन 6 इज नॉट आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल, कि ऑलरेडी जब असम अकॉर्ड में कुछ चीजों को माना गया था, ठीक है, उसी के बेसिस पे अगर कोई चीज को फर्दर ले डाउन किया गया है, सो इट इज नॉट अनरीजनेबल और नॉट आर्बिट्ररी, इट इज गिविंग द पीपल एन अपॉर्चुनिटी कि वो डिफरेंट कट ऑफ्स के बेसिस पे अपना टाइम अगर पूरा कर लेते हैं तो अकॉर्डिंगली तभी वो सिटीजनशिप इंडिया की उनको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। जो डेट्स आपको ऑलरेडी दी गई हैं उनका अगर ऑलरेडी नाम इलेक्टोरल रोल्स में आ भी गया है तो इट वाज स्ट्रक डाउन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अनरीजनेबल होना या कहना कि सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट इज अनरीजनेबल इज नॉट राइट, ठीक है। कि जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद से जो एंड डेट ग्रांट की गई थी ऑफ बांग्लादेशी सिटीजनशिप अंडर द बांग्लादेश सिटीजनशिप ऑर्डर 1972 में, इट वाज वैलिड एंड रैशनल ऑफ द कट ऑफ डेट्स वाज वेरी क्लियर, ठीक है। मार्च 1971 ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लियर था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे उसको अनरीजनेबल या आर्बिट्ररी बोल सकते हैं। देन सेक्शन 6 डज नॉट वायलेट द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल अंडर आर्टिकल 29(1), ठीक है, पार्ट 1। ऑब्वियसली बात है कि जो ऑलरेडी लोग वहां पर रह रहे हैं उनका राइट कैसे वायलेट हो रहा है। इवन इफ अ पीस ऑफ एरिया, इवन इफ अ स्टेट, जिसको अगर हम असम बोलते हैं, वहां पे अगर आपका माइनॉरिटी राइट कैसे वायलेट होगा इन केस अगर जो पॉपुलेशन है बाहर से भी आकर रिजाइड कर रही है असम के अंदर, माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी ही रहेगी, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप ये चीज को आप कैसे चैलेंज कर सकते हो। माइनॉरिटी तो है ऑब्वियसली, ओवरऑल इंडिया के बेसिस पे ही हम माइनॉरिटी को यहाँ पर देखते हैं ना, कि मेजॉरिटी जो एक्नॉलेज किया गया था कि असम की एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनका अपना अलग कल्चर है एंड ऑलरेडी उसको आइडेंटिफाई किया गया है, प्रिजर्व किया गया है अंडर आर्टिकल 29 पार्ट 1। हाउएवर इसको सेक्शन 6A के साथ आप टाइमली डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ भी तो जोड़ के देखो कि जो लोग अगर आ रहे हैं आपको उनसे दिक्कत है, अगर वो इलीगल हैं तो उनको वापस भी तो भेजा जाएगा। बस इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो वापस आ गए हैं अगर वहां से भाग कर ईस्ट पाकिस्तान से, तो दे विल ऑल्सो बी गिवन द इक्वल राइट्स। बट आपका माइनॉरिटी स्टेटस वहां से कैसे एम्पर हो रहा है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पर इस तरीके से ले डाउन किया गया। देन ड्यूटी ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 355, कि अब ये चीज़ तो मानी जा सकती है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 355 कि वो प्रोटेक्ट करे अपने सिटीजन्स को एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है। बट जो माइग्रेशन है हम उनको भी मानते हैं कि एक्सटर्नल एग्रेशन है, बट सेक्शन 6A जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड माइग्रेशन तो नहीं आपको कह रहा, यानी कि ये तो नहीं कहा कि किसी को भी आके आप आ जाओ इंडिया के अंदर कि वो माइग्रेट हो जाता है अगर इंडिया के अंदर तो उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे असम अकॉर्ड साइन किया गया एंड वो जो कट ऑफ डेट्स हैं वो भी डिसाइड की गई, तो देयर इज अ प्रोसेस थ्रू विच द गवर्नमेंट हैड पुट इन द एफर्ट्स, तो उसी के बेसिस पे इट वाज रेगुलेटेड कि जो अब सिटीजनशिप है वो ग्रांट कट ऑफ डेट्स के बेसिस पे ही होगी। एंड जो माइग्रेंट्स हैं जो इंडिया में बिफोर 1971 आए हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी ऑन सर्टेन कंडीशंस, एंड ये एक्सटर्नल एग्रेशन तो किसी तरीके से नहीं होगी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो हैं उसकी वजह से कॉज होगी, उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रूवल ले रही है, अप्रूवल भी क्या उसके लिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ओनरशिप ले रही है। बट उसके लिए भी आप कह सकते हो कि हमारा फॉरेन ट्राइब्यूनल जो है वो भी ले डाउन किया गया, गवर्नमेंट अपने तरीके से सारी चीज़ को कर रही है इम्प्लीमेंट, ठीक है। बट उसकी आप कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टाइम लिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा लिया
जा रहा है, जिस वजह से ये जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, तो वो किसी भी तरीके से वायलेशन में नहीं है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच।